नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 3 दिनों के अंदर सब कुछ हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो एक कोई फिल्म है जो विरोध से शुरू हुई, बीच में क्लाइमेक्स आया और फिर सत्ता की परिवर्तन के साथ ही पर्दा गिर गया। मगर अभी इस फिल्म का पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 का मतलब है क्लाइमेक्स बाकी है। फिल्मी भाषा में अगर कहूं तो बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा टाइप का क्लाइमेक्स अभी इस फिल्म में बाकी है। इस क्लाइमेक्स की शुरुआत होती है रविवार से, यानी सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद। जिस जेनजी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सत्ता गिरा दी, उन्हीं ने फिर से अंतरिम पीएम सुशीला कार्की का इस्तीफा मांग लिया। वो कैबिनेट विस्तार को लेकर नाराज है। प्रदर्शनकारियों ने रविवार की रात पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना ही मंत्रियों का चुनाव कर रही है। इसका नेतृत्व सुदान गुरुंग कर रहे थे। गुरुंग ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हम फिर सड़क पर उतरे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जिस कुर्सी पर बैठाया है वहीं से निकाल भी फेंकेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सीनियर वकील ओम प्रकाश आर्यल सरकार में दखलंदाजी कर रहे हैं। गुरुंग का आरोप है कि आर्यल ने खुद को गृह मंत्री बनाने का फैसला ले लिया है। ओम प्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालन शाह के करीबी माने जाते हैं। पीएम कार्की ने ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री, रामेश्वर खलाल को वित्त मंत्री और कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया है। ये तो रही एक बात, मगर सिर्फ इतना ही नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद, होटल, सुप्रीम कोर्ट, पीएम आवास सब कुछ फूंक डाला, मगर राजमहल में एक खरोंच तक नहीं आई। राजशाही का प्रतीक राजमहल जस का तस है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का महल में एक पत्थर भी नहीं फेंका गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों और कैसे? जेनजी में उबाल का कारण केवल ओली सरकार थी, उनकी नीतियों के कारण थी। देश में करप्शन और बेरोजगारी थी और सोशल मीडिया बैन था। इसका एक मतलब यह भी है कि प्रदर्शनकारियों को क्या राजशाही से कोई गिला शिकवा नहीं है? नेपाल में राजशाही कोई नया शब्द नहीं रहा है। राजशाही खत्म होने के बाद भी यह शब्द लगातार प्रासंगिक रहा। राजशाही को लेकर आंदोलन होते रहे। और क्या अब नेपाल में फिर से राजशाही की वापसी की एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? कुछ संकेत इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, शायद चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट होंगी। नेपाल में राजशाही 240 सालों के बाद साल 2008 में पूरी तरह से खत्म हुई। इसके बाद संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। इस बदलाव के पीछे माओवादी विद्रोह को खत्म करने और लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य था। लेकिन शायद ही कोई साल बीता हो जब राजशाही समर्थक सड़कों पर न उतरे हों। इसके पीछे का कारण था राजनीतिक स्थिरता का न होना। रोज 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल में बार बार सरकारें बदली है। पिछले 17 सालों में 11 बार अधिक सरकारें सत्ता में आईं और गईं। यह स्थिरता सत्ताधारी दलों के आंतरिक मतभेदों, गठबंधन की अस्थिरता और नेताओं के बीच सत्ता की होड़ का परिणाम था। उदाहरण के लिए 2020 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने का फैसला उनकी अपनी पार्टी के नेताओं जैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के विरोध के कारण था। जनता का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं ने व्यक्तिगत हितों को देश से ऊपर रखा, जिसमें स्थिर शासन खत्म हुआ। जनता हर रोज के तमाशों से उब चुकी थी। बार बार वही प्रक्रिया, इसकी सरकार गिरना, फिर चुनाव करवाओ, उसकी सरकार बनवाओ, इसकी सरकार गिरी। मतलब इससे ज्यादा नेपाल को कुछ नहीं मिला। नेपाल की जनता को स्थिर सरकार नसीब नहीं हुई। कोई ऐसी सरकार जो उनके लिए सोचे, नेपाल के युवाओं के लिए सोचे, बेरोजगारी, करप्शन से लड़े। मगर नेपाल के भाग्य में हमेशा सत्ता परिवर्तन ही आया। जनता के एक वर्ग को अब लगने लगा कि ऐसी अस्थिरता वाली स्थितियों में तो राजशाही ही केंद्रीकृत और स्थिर नेतृत्व दे सकती है। यह पहले वाली प्रक्रिया ही वो बेटर थी, ठीक थी। इसी साल अप्रैल के महीने में नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर वही नाम गूंज रहा था जो साल 2006 में गूंज रहा था। पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह का नाम। तब भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी थे और इसी साल अप्रैल में सड़कों पर प्रदर्शनकारी भी दिखे। मगर वजह दोनों बार अलग थी। जहां 2006 में बड़ी तादाद में लोग राजशाही समाप्त करने की मांग कर रहे थे, वहीं 2025 में लोग राजशाही की वापसी की मांग कर रहे थे। हाल के प्रदर्शनों के चलते सैकड़ों लोग घायल हुए। मांग सिर्फ राजशाही की वापसी की नहीं,
बल्कि देश को वापस से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी हो रही थी। 20 अप्रैल 2025 को बीबीसी में एक रिपोर्ट छापी गई। ये रिपोर्ट नेपाली लोगों से बात करके, नेपाल की समझ रखने वाले एक्सपर्ट्स और दशकों तक नेपाल में पत्रकार रहे लोगों से बात करके तैयार की गई। इसी रिपोर्ट में एक सवाल का जवाब छिपा था। सवाल यह था कि आखिर क्यों लोग वापस राजशाही की तरफ रुख कर रहे हैं या उसकी तरफ क्यों रुख करना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे ने कहा कि साल 2006 में संसद को रिवाइव किया गया था, जो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इस संसद ने अपने अधिकार से बाहर जाकर बिना किसी बहस के देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और राजशाही को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने बताया कि बिना किसी बहस के जब राजा सत्ता से बाहर गए तो लोगों के साथ में उनकी सहानुभूति भी थी और शायद राजनीतिक पार्टियों के पास वो अधिकार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नेपाल में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैली हुई थी। ऐसे में लोगों को लगता है कि एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो उन पर रोक लगा सके। उन्होंने बताया कि नेपाल में अभी जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति से ज्यादा पार्टी सदस्य के रूप में काम करते हैं, जिससे वो जुड़े हुए लगते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं सब कारणों के साथ में ऐसी स्थितियां बन चुकी थी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र अभी भी एक्टिव रहते हैं। हालांकि इसी साल 28 मार्च को हुए प्रदर्शन के बाद कोई सक्रियता उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन नेपाली नववर्ष के मौके पर एक संदेश जरूर जारी किया। इसमें उन्होंने साफ कहा कि नेपाल में संवैधानिक राजशाही और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं। फरवरी में उन्होंने करीब 10 मिनट का एक संदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की खामियां गिनाई। इस संदेश में उन्होंने कहीं ना कहीं यह याद दिलाने की भी कोशिश की थी कि नेपाल के लिए राजशाही का दौर मौजूदा व्यवस्था से कहीं ज्यादा बेहतर था। नेपाल में साल 2001 में दरबार हत्याकांड में राजा वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह शाह देव के साथ ही राज परिवार के अधिकतम सदस्यों की हत्या हो गई थी। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह को राजा बनाया गया। संवैधानिक राजशाही के बाद साल 2005 में राजा ज्ञानेंद्र शाह ने सरकार को हटाकर पूरी तरह सत्ता अपने हाथों में ले ली। उनका कहना था कि माओवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जरूरी है। इसके बाद राजा के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए और अंत में साल 2008 में नेपाली संसद ने राजशाही समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। इसी तरह एक बार नेपाल एक हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बन गया। राजा ज्ञानेंद्र खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बाद के साथ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 2007 में अंतरिम सरकारों का गठन किया। तब से लेकर आज तक 18 साल के समय में नेपाल में 14 सरकारें बन चुकी हैं। कनकमणि दीक्षित नेपाल के चर्चित पत्रकार हैं और यहाँ की सत्ता से उनके अच्छे संबंध भी रहे हैं। राजशाही को लेकर दीक्षित के मन में भी कई तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। दीक्षित ने बीबीसी हिंदी से कहा है कि लोकतंत्र के सारे स्तंभ जला दिए गए, लेकिन रॉयल पैलेस नारायण हिटी को किसी ने भी टच नहीं किया। ज्ञानेंद्र का आवास भी सुरक्षित रहा। ऐसे में राजशाही को लेकर मन तो आशंकित हो ही रहा था। मैं भी मानता हूं कि राष्ट्रपति की भूमिका अहम रही है। किशोर नेपाल कहते हैं कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो एक गहरे संकट से निकलने के लिए किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेपाल संकट से निकल गया है। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में दो ही विकल्प थे, या तो राष्ट्रपति को आर्मी से सहमत होना था या फिर आर्मी को राष्ट्रपति से। नेपाल के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल भी आंदोलन के बाद राष्ट्रपति की भूमिका की सराहना करते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति पे बहुत दबाव में बहुत प्रेशर था और रामचंद्र पौडेल नहीं चाहते थे कि संसद को भंग किया जाए, इसलिए उन्होंने खुद से नहीं किया बल्कि अंतरिम प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद ही पौडेल संसद भंग करने की बदनामी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। राष्ट्रपति ने चुनाव की घोषणा करवाई। इसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रपति की इच्छा से कोई काम नहीं हुआ। शुक्रिया।